हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आप लोग का तहे दिल से हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं और आज मैं नई शिक्षा नीति के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आप लोग को पहले से ही पता है और मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारी शिक्षा नीति में क्या बदलाव किए गए हैं और क्या क्या नियम लाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी की ओर से उन्होंने एक सम्मेलन में कहा है कि बदलते समय के साथ एक नई राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था को खड़ी की जाए और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय की जाए, ताकि बदलते ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से भारत के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने भी बहुत जरूरी है। इसलिए स्कूल से 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 को कर देना ही जरूरी है। इसी चीज़ को लेके आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ताकि हमें अपने स्टूडेंट को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ग्लोबल स्टूडेंट बनाने के साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। नई शिक्षा नीति में ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि ताकि छात्रों को ग्लोबल सिटीजन बनाने के साथ साथ अपने जड़ों को भी जोड़कर रखा जाए। तो ये थी शिक्षा नीति 2020 के तहत कुछ नियम बदलाव और क्या स्टूडेंट में क्या चेंजेस लाए जाएंगे, उसमें क्या प्रावधान रहेंगे। तो मैं आपको इस सिस्टम के तहत मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में शिक्षा नीति के तहत जो भी मैंने आपको समझाया उसके बाद मैंने आपको एक एनिमेशन दे दिया है जिसको आप देखिए, आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड, तो मैं इस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं 5+3+3+4। एक्चुअली ये इसी फॉर्मेट पे आने वाले बच्चे स्टडी करेंगे। मतलब कि ये जो स्टेज है, ये सिस्टम जो बनाया गया है, इसे मान लीजिए मतलब ये 5 जो है, ये मतलब 5 और 3 एंड 4 जो है, मतलब ये ईयर से डिनोट हम लोग करते हैं। मतलब समझ लीजिए कि बच्चे पहला स्टेज जो है वो फाउंडेशन स्टेज में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये 5 साल जो है आपका बच्चे इसमें स्टडी करेंगे। देन दूसरा जो स्टेज है यह है 3 साल का, जिसे मैं कहूँगा प्री-पैटरी स्टेज। देन और जो तीसरा स्टेज है फिर से वो मिडिल स्टेज है, इसमें भी 3 साल का स्टडी होगा। और देन जो 4 साल का है इसमें आपका सेकेंड स्टेज होगा। तो इस फॉर्मेट को जो आप देख रहे हैं, इसी फॉर्मेट पे मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखा जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो 3 इयर्स है, जो मैं कहता हूँ फाउंडेशन स्टेज, ये 5 साल की पढ़ाई होगी। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट 3 इयर्स के जो बच्चे रहेंगे, 3 से 4 साल के जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, वो आपके आंगनबाड़ी केंद्र में उनको भेजा जाएगा। डेट मीन्स कह सकते हैं प्री स्कूल, और वहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दिया जाएगा। मतलब उनको खेल कूद का करके या फिर बच्चों को खेल दिखा के या अपने तरीके से जो भी होगा उन्हें सिखाया जाएगा। उसमें बच्चों को कोई किताब, कोई बुक लेके नहीं जाना है। फ्री माइंड होकर बच्चे अपने खेल कूद के पढ़ सकते हैं। और जो बचेंगे इसमें 2 साल, तो इसमें 2 साल जो बच जाएंगे उसमें क्लास 1 और क्लास 2 में बच्चे स्टडी करेंगे स्कूल में जाके। तो ये था पहला आपका फाउंडेशन स्टेज। अब आ जाते हैं हम लोग प्रीपरेटरी स्टेज, जिसमें आप मैथ, साइंस और आर्ट्स लेके पढ़ाई कर सकेंगे। इसमें आपको स्ट्रीम चुनने की आज़ादी तो नहीं है, बट हाँ, इसमें आप एग्ज़ाम देना शुरू कर देंगे। इस कैटेगरी में आपको जो बच्चे आएंगे वो होंगे 8 से 11 साल के बच्चे। और इस कैटेगरी में बेसिकली बच्चे क्लास पढ़ेंगे 3 से 5 तक। इसमें आपका एक्टिविटी, लैंग्वेज, ये सब रहेगा। और नेक्स्ट स्टेज की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका मिडिल स्टेज। स्टेज में जो पढ़ाई होगी वो 3 साल की होगी, जिसमें क्लास 2, 6, 8 तक क्लास को बच्चों को पढ़ा जाएगा। और इसमें बच्चों की उम्र होगी 11 से 14 साल की। इसमें आप कंप्यूटर कोर्स देख सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैथ, साइंस और आर्ट्स। और इस क्लास से समझ लीजिए कि आपको इंटर्नशिप की शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपकी इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आप उस सब्जेक्ट में स्टडी कर सकते हैं, इंटर्नशिप ले सकते हैं। और 6th क्लास से ही आपको कंप्यूटर कोडिंग, डेट मीन्स कैसे सॉफ्टवेयर क्या बनाया जाता है, कैसे क्या
जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी कोडिंग्स डिकोडिंग्स होंगे वो आपको सिखाया जाएगा। और वोकेशनल ट्रेनिंग का जैसे मैंने बात की टेक्नोलॉजी, सिलाई, माली बढ़ाई और से रिलेटेड और भी जितने भी चीज़ में आपको इंटरेस्टेड है, आप उस चीज़ को लेके आगे इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये आपका था मिडिल स्टेज, जिसमें मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। और लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें भी 4 साल की पढ़ाई होगी और इसमें 9 to 12 क्लास तक की स्टडी की जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको मल्टीपल सब्जेक्ट रहेगा और क्रिटिकल थिंकिंग रहेंगी और कोई भी एक सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी रहेगी। और ये कह सकते हैं कि बच्चे आप चाहें तो अपने लैंग्वेज में, मातृभाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। इंग्लिश की कोई कंपलसरी नहीं रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में भी स्टडी करूं और इंग्लिश और हिंदी दोनों में अगर आप कंफर्ट है तो आप किसी एक सब्जेक्ट में भी एग्ज़ाम देने की आज़ादी रहेगी। तो इसमें क्या है कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होंगी वो आपकी रटने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। पहले क्या होता था कि बच्चे 10th का पेपर देते थे तो सडन प्रेशर में आ जाते थे कि अरे ये मुझे 10th का पेपर देना है। तो ऐसे में बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ के सिर्फ लास्ट के कुछ मंथ में पढ़ाई करके अपने वो एग्ज़ाम दिया करते थे। स्कोर तो ला लेते थे, लेकिन द बेसिक नॉलेज जो होते थे स्टूडेंट के, वो उनका लेवल एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलता था। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में बहुत सारे इंटरव्यू चले 10th के रिजल्ट आउट होने के बाद। बहुत सारा आपको न्यूज़ में पता चला होगा कि बच्चे तो वहाँ के कितने सारे टॉप कर रहे हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में पूछा गया तो तूने अपने स्कूल का एक स्पेलिंग तक पता नहीं है, तो ये जांच पड़ताल होने के बाद बहुत लोग का रिजल्ट रद्द कर दिया जाए। तो ऐसा भविष्य में आप लोग के साथ नहीं होगा। आप शुरू से ही पढ़ेंगे और साल भर पढ़ेंगे और इस कैटेगरी में जिसका मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड स्टेज में आपका वो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये था आपका 4 कैटेगरी। इसी कैटेगरी के ऊपर ये 5+3+3+4 बेस्ड है जो मैंने आपको बताया। और इसी सिस्टम में क्या किया गया, 10+2 को हटाकर ये सिस्टम को लागू किया 5+3+3+4 को। अब मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन का। तो ग्रेजुएशन जो होगा आपका वो 4 साल का होगा। इसमें आपको आप चाहो तो BA या BSc या BCom लेके आप स्टडी कर सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा होगी आप उसमें स्टडी कर सकते हैं। ये नहीं कि आप BA हैं तो आप BSc नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इस सिस्टम को लाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिस्ट, इसलिए इन सिस्टम को बोला गया है क्योंकि आप जब चाहे आप अपना एंट्री ले सकते हैं, आप चाहे अपना इस सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं। कहने के मतलब है कि पहले जो स्टडी होती थी, किसी आर्थिक तंगी या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से लोग पढ़ाई करते करते ग्रेजुएशन करते करते वो स्टडी बीच में छोड़ के चले जाते थे। तो सपोज़ मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो 10+2 करने के बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाह रहा है, वो स्टार्टिंग के 2 साल कंप्लीट कर लिए लेकिन वो फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं कर पाए, तो फिर उनको वो 1 साल 2 साल बाद क्या होता है कि जब वो जाते हैं एडमिशन के लिए या फिर किसी सर्टिफिकेट के लिए, तो उनको बोला जाता है कि नहीं आपका तो टाइम लैप्स हो गया है, तो आपको फिर से ग्रेजुएशन करना होगा। तो ये चीज़ इस जगह पे नहीं होगा। इस शिक्षा नीति के तहत आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। चेंज ये होगा कि आप सपोज़ अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं और सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हैं, तो बाकी के 3rd और 4th ईयर कंप्लीट नहीं भी करते हैं तो आपको ये 2 सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और आप चाहें तो बीच में भी आप एंट्री ले सकते हैं। मतलब आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की पढ़ाई लैप्स नहीं होगी। आप कंटिन्यू पढ़ाई करने के लिए आप अग्रसर हैं तो आप कंटिन्यू एडमिशन कर सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद आप ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल और 2 साल फिर से करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आपको 3rd ईयर में एंट्री मिलेगी। तो इसका मतलब यही था मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिस्ट का मतलब री एंट्री आप किसी भी टाइम आप ले सकते हैं। तो चलिए उसको और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे है कि अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं और सेकेंड ईयर नहीं करते हैं तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो बेसिकली जो नॉर्मल सर्टिफिकेट होता है। देन उसके बाद सेकेंड ईयर से कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। सिमिलरली वैसे ही 3rd ईयर कंप्लीट करते हैं तो डिग्री। ये 3rd ईयर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस कैटेगरी का बात जो कर रहा हूँ ग्रेजुएशन का, ये 3rd ईयर क्या होता है कि अगर आप किसी जॉब के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये डिग्री होना अनिवार्य है आपके पास,
क्योंकि आप किसी भी जॉब या किसी भी सेक्टर के लिए फुलफिल क्राइटेरिया तभी फील्ड होता है जब आपका डिग्री हाथ में हो। विदाउट डिग्री आप कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे और आप किसी भी फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हुए बिना आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये जरूरी है। और देन उसके बाद होता है 4 साल से कमिट करते हैं तो आपको रिसर्च का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जो दिख रहे हैं 1st, 2nd, 3rd एंड 4th ईयर आपको कंप्लीट करने होंगे। देन उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट में क्या है, ये 2 साल का है। इसमें आपको MA, MSc और MCOM कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि टोटल जो स्टडी होगा ये आपका मतलब ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट तक, मतलब ग्रेजुएशन से तो पोस्ट ग्रेजुएट तक टोटल आपकी स्टडी होगी 5 साल की। मतलब कह सकते हैं हम अगर सपोज़ अगर आप 4 साल की पूरी पढ़ाई कर ले रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो उसमें सिर्फ आपको 1 साल ही पोस्ट ग्रेजुएट करना होगा। मतलब आप ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएट का अगर बात कर रहे हैं तो आपको टोटल 5 साल पुराना है। मतलब कि अगर आप यहाँ 3 साल पुराते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट ही आपका 2 साल हो जाएगा। अगर आपका 4 साल कंप्लीट करते हैं तो ये पोस्ट ग्रेजुएट आपका 1 साल का हो जाएगा। तो ये आपकी पहली बेनिफिट हो जाएगी। नहीं तो आपको पहले क्या होता था कि पहले हम लोग फुल्ली ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद होता ये था कि मुझे आप पोस्ट ग्रेजुएट करना है या MBA करना है तो मुझे पूरी के पूरी 2 साल करनी पड़ती थी। तब ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप अपना ग्रेजुएशन पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट में आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 4 साल आप कंप्लीट करते हैं ग्रेजुएशन में तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट में 1 साल की बेनिफिट मिलेगी। अगर 3 साल करते हैं तो ये पोस्ट ग्रेजुएट आपको 2 साल करनी पड़ेगी। और इसमें आपको MPhil करना अनिवार्य नहीं है। पहले MPhil करना पड़ता था, MPhil नहीं करना है। और इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, जो बेसिकली जो था मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं, तो चाहो तो ये फॉर्मेट आप घर में किसी को बता सकते हैं, देख के नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने वीडियो को पॉज करके। और बाकी के डिटेल्स जो भी थे मैंने आपको दे दिए हैं इस वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसी तरह का वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो लेके आऊँ और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक एनिमेशन दूंगा ताकि आप इस शिक्षा नीति को और अच्छे से समझ सकें। तो आप ये एनिमेशन के थ्रू और अच्छे से समझ सकेंगे कि क्या स्टेज फॉलो हो रही है और क्या स्टेज फॉलो नहीं हो रही है। तो आप ये देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमें कमेंट करें। अगर आपकी कोई सजेशन है कि इस तरह का वीडियो बनाया जाए तो आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।